हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मॉडल पेपर 2020-2021 का साइंस का मॉडल पेपर आ चुका है और आज हम इसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 3-4 वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए हर एक वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है और समझना है। साथ के साथ आप नोट्स जरूर इनको नोट करते जाइए ताकि आपका जो किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे वो पूरा तरीका आपको पता चल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मॉडल पेपर है इसमें से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन इसी में से आपके आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से आप कवर करें। ठीक है, तो हम बात करने वाले सबसे पहले जो हमारे 1 से यानी पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। पहला जो क्वेश्चन है इसमें 1 से 10 तक, पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं ना। पहला जो क्वेश्चन है इसी में आपके 10 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे अवसर के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें अवसर के रूप में इनका हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से देखिए। सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है, पहले लेसन का है। सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है तो कितना होता है ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 120 से 80 HgMM, दूसरा दे रखा है 150 से 90 HgMM, स में दे रखा है 170 से 60 HgMM और नंबर द में दे रखा है 140 से 60 HgMM। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा इसमें सामान्य रक्तचाप जो होता है वो होता है बच्चों 120 से 80 HgMM होता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा ये रहेगा क्या रहेगा? रहेगा। तो हमें आंसर लगा के क्या दे देना है? हमें आंसर लगा के देना है जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा और में क्या रहेगा 120 से 80 HgMM हमारा आंसर रहेगा, आंसर रहने वाला है। ठीक है, 120 से 80 HgMM हमारा क्या रहेगा? सामान्य रक्तचाप रहने वाला है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रहेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको पहला समझ में आ गया होगा कि कितना रहेगा सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है, कितना होता है 120 से 80 HgMM होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? 120 से 80 HgMM होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे को दिया गया है ऑप्शन में, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखो रासायनिक नाम वैसे हमारे को सभी के दे रखे पहले लेसन का ये है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा कैल्सिफिरोल, तीसरा है राइबोफ्लेविन और चौथा है नियासिन। तो हमसे पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है बच्चों हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें भी आंसर लगा के हम ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पर आएगा और क्या गया? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या गया? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ठीक है, यानी कि विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे सर? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, पहले का ही थर्ड है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो बच्चों आप वैसे सभी को पता होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है रंतोदी, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है घेंगा या गलकंड और अगला है हमारे द पे बाजपन। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स यानी घेंगा या गलकंड। तो ऑप्शन हो जाएगा स, क्या होगा? घेंगा या गलकंड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन आंसर लगा के दे सकते हैं। आंसर में होगा हमारा स और स में क्या है हमारा? घेंगा या गलगंड, है ना? घेंगा या गलगंड, है ना? गलगंड है ना? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा स और ये क्या है? घेंगा या गलगंड। तो यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे सर घेंगा या गलगंड होता है। तो स में आपको राइट लगा देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए? जो मेंडल था उसने अपने प्रयोग के लिए, आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पादप का चयन किया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए? 4 ऑप्शन हमारे को यहाँ पर दे रखे हैं, टमाटर, सेव, उद्यान मटर और गाजर। तो हमारा ऑप्शन होगा स। क्या होगा? स, उद्यान मटर। तो हम आंसर लगा के दे सकते हैं यहाँ पर स और क्या है? ये उद्यान मटर है। क्या है? उद्यान मटर। तो मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए? तो आपको बताना उद्यान मटर पे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा स वाला। कौन सा हो जाएगा? स। इसके बाद अगला जो है 5वां, ये देखा है हमारे को प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है, यानी कि प्रतिरक्षी हमने लेसन नंबर 4 में है और हमारे को बताया गया है कि प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है। तो हमारे को 4 ऑप्शन दिया गया है, IgE, IgD, IgG और IgM। तो बच्चों ध्यान देना, प्रथम उत्पादित जो प्रतिरक्षी होता है वो क्या होता है? IgM होता है। क्या होता है? IgM। तो आपको यहाँ पर आंसर लगा के देना है। हमारा ऑप्शन रहेगा द और द में क्या है? IgM रहेगा। ठीक है, IgM होगा। ठीक है, IgM।
तो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? IgM होगा। कौन सा होगा? IgM होगा। ये आपका जवाब होना चाहिए। तो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा होगा? IgM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है छठवां, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह का मतलब क्या होता है? ऐसा रक्त समूह जिसे किसी भी व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो, सभी को हम दान कर सकते हैं। यानी हमारा जो जिस व्यक्ति के शरीर में मतलब किसी ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसको किसी भी व्यक्ति को दान किया जा सकता है, तो हमें बताना है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो हमारे चार ऑप्शन दिए गए, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ, रक्त समूह ए और रक्त समूह बी। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन रहने वाला है वो है ब वाला। कौन सा रहेगा? ब। यानी रक्त समूह ओ वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना रक्त दे सकता है। ठीक है, यानी ओ रक्त समूह वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इसका मतलब सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो गया? हमारा ओ। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ब। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर लगा के, ये जो आंसर रहेगा वो होगा ब। और इसमें क्या है? रक्त समूह ओ। क्या बोलेंगे? रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। रक्त समूह जो ओ होगा ये हमारा क्या होगा? सर्वदाता होगा। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक बार फिर से देख सकते हो आप, मेंडल ने आनुवंशिक संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए? आपको बताना है उद्यान मटर पर। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? तो आपको बताना है IgM। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो आपको बताना है रक्त समूह ओ जो है सर्वदाता होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ध्यान से समझना है आपको, रक्त समूह की खोज किसने की? ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने? तो इसमें भी हमारे को चार ऑप्शन दिए गए। रक्त समूह की खोज किसने की? कितने ऑप्शन दिए गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर। पहला ऑप्शन क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। दूसरा ऑप्शन है मेंडल और तीसरा ऑप्शन है बेटसन और नंबर फोर्थ यानी द के रूप में ऑप्शन दिया गया है रदरफोर्ड। तो हमारे से पूछा गया है रक्त समूह की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर अ, यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। तो हम आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर अ। और अ में क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। क्या रहेगा? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपके कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इमली में पाया जाने वाला अम्ल। तो इमली में कौन सा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे को ऑप्शन दिया गया है, एक तो सिट्रिक अम्ल दिया, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए इमली में पाए जाने वाले अम्ल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा द। क्या रहेगा? द, यानी टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताना यहाँ पर टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा यहाँ पर आंसर हम यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन रहेगा द। और ये क्या है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक जो अम्ल है ये हमारे कहेंगे इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। तो इमली में पाए जाने वाला जो अम्ल होगा वो क्या होगा? टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन हो गया द, और टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं। ध्यान दीजिएगा, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं। तो इसमें भी हमारे को चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हमें इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों दिशाओं में होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ब। हम यहाँ पर आंसर लगा के दे सकते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ब। और ब में क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा ब के रूप में। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 10वां, ध्यान से देखिए। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10वां अवसर के रूप में जो क्वेश्चन था वो है हमारा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो हमारा यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पानी में, कांच में, निर्वात में या ग्लिसरीन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वो है निर्वात में। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर स होगा। तो हम यहाँ पर आंसर लगा के लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ गया हमारा स, और ये क्या हो गया? निर्वात में। क्या हो गया? निर्वात में।
यानी निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमसे ये नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है किसमें? निर्वात में। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके अव्वल सतह के 10 क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरह समझना है। यानी जो पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें 10 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, अव्वल सतह के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपको दिया गया है लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। ध्यान समझना है, लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर आपको लेंस शक्ति दिया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल रूप में वो है लेंस की क्षमता। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लेंस की जो क्षमता होती है उसी को लेंस की शक्ति हम कहेंगे। ठीक है, तो क्या होती है लेंस की शक्ति? तो हम आंसर देंगे तो लेंस शक्ति। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लेंस शक्ति क्या होती है या किसे कहते हैं? तो हम इसके लिए कह सकते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। किसे लिखते हैं? P से। तो वैसे ये हमें एक पंक्ति में आंसर देना है, लेकिन देखो एक पंक्ति में तो आते नहीं है यार। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो लेंस शक्ति को परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, ध्यान दीजिएगा, अभिसरित का मतलब होता है बच्चों एकत्रित करना। ठीक है, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या हम कह सकते हैं अपसरित करने की जो क्षमता होती है, क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, लेंस शक्ति कहलाती है, लेंस शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, लेंस शक्ति कहलाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मॉडल पेपर का सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि लेंस शक्ति क्या होगी? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होगी उसी को हम क्या कहने वाले? लेंस शक्ति कहने वाले हैं। ठीक है, या लेंस की क्षमता कहते हैं। तो हम इसके लिए सूत्र भी लिख सकते हैं। तो अतः लेंस शक्ति जो होगी हमारी, इसको हम लिख देंगे P = 1/F। तो आप ये सूत्र भी नोट डाउन मतलब लिख सकते हो वहां पर। ठीक है, ताकि आपके किसी भी प्रकार का नंबर कटने का चांस ना रहे। ठीक है, तो हम कहेंगे लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। अगर क्वेश्चन आता है आपके तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होगी उसी को हम क्या कहेंगे? लेंस की शक्ति कहेंगे या लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस शक्ति जो होगी P बराबर क्या होगी? 1/F होगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बच्चों मॉडल पेपर का। ध्यान समझना है कि आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। देखिएगा, आवर्धनता हमें दिया गया है बच्चों, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, परिभाषित कीजिए, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है कि आवर्धनता क्या होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आवर्धनता, इसकी हमें परिभाषा देनी है क्योंकि 1 नंबर में पूछा गया है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसको स्मॉल m से लिखते हैं। तो हम इसके लिए कहेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। के प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, आवर्धनता कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहने वाले? आवर्धनता कहते हैं। तो यदि हम कहें यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश व बिंब की ऊंचाई h हो तो जो हमारी आवर्धनता आएगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी आवर्धनता होगी, आवर्धनता m बराबर जो होगी, हम कह सकते हैं ये होगी हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसको हम लिख देंगे h डैश, क्या लिख देंगे? h डैश बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई यानी कि
एच लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आवर्धनता हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका आता है आवर्धनता किसे कहते हैं, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए, क्योंकि हमारे थर्ड मॉडल पेपर का थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए, तो हमारे यहाँ पर आवर्धनता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। या आवर्धनता के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता होती है, ध्यान समझिएगा, इसको भी आप लिख सकते हैं कि किसी दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता होगी उसी को अपन क्या कहेंगे, आवर्धनता कहते हैं। तो इसके बाद उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपके हो सकता है नंबर नहीं कटे। ठीक है, बिल्कुल नहीं, आप लिख सकते हो उसको भी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, आवर्धनता कहते हैं। तो यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश व बिंब की ऊंचाई एच हो, तो आवर्धनता जो होगी m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बटा बिंब की ऊंचाई हो जाएगी। आपके यहाँ पर पूरे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है वो है कि कार्य का मात्रक लिखिए। क्या दिया गया है, कार्य का मात्रक। ध्यान दीजिए, कार्य का मात्रक लिखिए। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है हमारे आंसर में लिख देंगे कार्य का जो मात्रक होगा, शॉर्ट में लिखिए आप बिल्कुल जूल, यानी इसको कैपिटल जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, तो आप क्या जगह आता है कि कार्य का मात्रक लिखिए तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया गया है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति को परिभाषित कीजिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो शक्ति किसे कहते हैं, ये या तो ऐसे आ जाएगा, या शक्ति को परिभाषित कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शक्ति क्या होती है, तो जो शक्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, शक्ति को भी हम पी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, क्योंकि पावर यानी शक्ति। तो शक्ति किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, ये चैप्टर नंबर 11 से आपके क्वेश्चन आएगा। तो हम कहेंगे शक्ति किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो हम यहाँ पर कहें यदि W कार्य को करने में T समय लगता है, कितना T समय लगता है, यदि W कार्य करने में T समय लगता है, तो हम कहेंगे शक्ति जो होगी, शक्ति P बराबर हो जाएगी हमारे पास W बटा T। तो ये हमारे आ जाएगी शक्ति। ठीक है, तो हमने कहा शक्ति जो होगी बच्चों किसे कहेंगे, कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे सर। और यदि W कार्य करने में T समय लगता है, तो हम कह सकते हैं शक्ति के लिए P बराबर हो जाएगा W बटा T। W का मतलब कार्य और T का मतलब समय हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, सिंपल सा है, सरिस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यानी मॉडल पेपर है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सरिस का अभ्यारण। देखिएगा ध्यान से, सरिस का अभ्यारण किस जिले में स्थित है, सरिस का अभ्यारण किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, इसका आंसर है बच्चों, सरिस का अभ्यारण कहां पर है, किस जिले में स्थित है। तो आपको आंसर देना है अलवर में। कहां पर है, अलवर में। सरिस का अभ्यारण कहां पर है, अलवर में बच्चों। ठीक है, कहां पर है, अलवर में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमारे पास मॉडल पेपर है क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको दिया गया है, उड़न गिलहरी जो है, उड़न गिलहरी का नाम सुना है आपने। उड़न गिलहरी किस वन्य जीव उद्यान में पाई जाती है। ठीक है, उड़न गिलहरी किस वन्य जीव उद्यान में पाई जाती है, वन्य जीव अभ्यारण्य में, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है अगर आपके कि जो उड़न गिलहरी है वो किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा बच्चों कि ये सीता माता। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है, जो कि प्रतापगढ़ में। कहां पर है, प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है, जो कि कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। ठीक है, तो उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य पाई जाती है, तो आपको बताना है सीता माता अभ्यारण्य में प्रतापगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका स्थानबद्ध प्रजाति। ठीक है, स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं? स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन क्या हो गया? स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं ऐसी प्रजातियां, ध्यान समझिएगा, ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में, ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है तथा जिनका ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है तथा जिनका वितरण व विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं, स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि स्थानबद्ध प्रजातियां किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, मतलब एक निश्चित एरिया में पाई जाती है, उस एरिया के अलावा अन्य जगहों पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है तथा जिनका वितरण व विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, उन्हें क्या कहने वाले हम? उन्हें कहेंगे हम स्थानबद्ध प्रजातियां कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको मॉडल पेपर में, और ये है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक तो आपके बच्चों एक एक नंबर में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, एक पंक्ति में या दो पंक्ति में जो भी होता है, जितने में आता है उसमें आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 इसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। और क्या दे रखे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस खाली स्थान दे रखा है आपको, रिक्त स्थान दे रखा है, और यहाँ पर लिखा गया है में मनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, रिक्त स्थान दिया गया है। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 मई। क्या आ जाएगा? 22 मई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपको रिक्त स्थान दिया गया है। उसमें दिया गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव खाली स्थान है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव खाली स्थान दे रखा है, और है तो इसमें आ जाएगा गांगे डाल्फिन। तो ये हमारे एक मछली होती है, और इस मछली का नाम है गांगे डाल्फिन। क्या है? गांगे डाल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गांगे डाल्फिन। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताइए, तो आप क्या बता दोगे? गांगे डाल्फिन बता देना है। ठीक है, ये अच्छे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो मॉडल पेपर में से आपके बच्चों लगभग 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इस मॉडल पेपर को आप नोट डाउन कीजिएगा, साथ इसको पूरी तरह से पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एक 2-3 पार्ट में, तो आप उसको कंप्लीट लिख लें। ठीक है, ताकि आप उसको याद कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आपका समय भी बचेगा और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता। ठीक है, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता यह खाली स्थान दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपको बताना है
कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता खाली स्थान दिया गया है और बोला गया है कि कहलाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता जो होती है बच्चों ये जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता। जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। तो आपका आंसर हो गया जैव विविधता। क्या हो जाएगा? जैव विविधता। तो एक बार फिर से समझिए बच्चों, हमारे पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें अवश्य आएंगे, उस पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर 2 से 8 तक आपके एक पंक्ति में क्वेश्चन आंसर आएंगे। एक पंक्ति में आपको उनको लिखना है, यानी एक की जगह 2 भी बढ़ सकता है, क्योंकि देखो परिभाषा तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद 9 से 11 तक, 9 से 11, 9वां 10वां 11वां आपके रिक्त स्थान के तौर पे पूछा जाएगा, जिसे आपको बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन और 4-4 नंबर के क्वेश्चन लाने वाले, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।